आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रांति की नींव है। ये कहानी है सावित्रीबाई फुले की, उस शिक्षिका की जिसने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। सोचिए, इस एक लाइन में ही उनकी पूरी लड़ाई का सार छिपा है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि उस हिम्मत का ऐलान है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां स्कूलों में सिर्फ गुड मॉर्निंग सर की ही आवाज गूंजती, क्योंकि मैम जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। आज की जो लाखों महिला डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, कलाकार हैं, शायद वो कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देख पाती। इसी एक कल्पना से हम सावित्रीबाई के काम की अहमियत को समझ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। सावित्रीबाई के लिए ये चिंगारी एक किताब थी, एक ऐसा सपना जिसे देखने की भी उन्हें इजाजत नहीं थी। तो बात है 3 जनवरी 1831 की। महाराष्ट्र के नायगांव में उनका जन्म हुआ। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई थीं जहां उनके जन्म के साथ ही उन पर पाबंदियों का ठप्पा लग गया था। एक दलित परिवार में जन्मी लड़की के लिए ज्ञान के सारे दरवाजे बंद थे। मतलब उनकी जिंदगी का पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार था। 9 साल की कच्ची उम्र में शादी, और सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ी पाबंदी, पढ़ने और लिखने का कोई अधिकार नहीं। समाज ने उनके लिए बस यही सीमाएं तय कर रखी थीं। और इस नियम के पीछे की जो क्रूरता है, वो एक घटना से सामने आती है। एक दिन वो एक अंग्रेजी किताब के पन्ने पलट रही थीं, पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। तभी उनके पिता ने वो किताब उनसे छीनकर फाड़ दी और कहा, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं उसमें हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। सोचिए वो पल कितना अपमानजनक रहा होगा, लेकिन शायद उसी पल उनके मन में शिक्षा की वो आग जल उठी थी। उस समाज में जहां हर कोई अंधेरा देख रहा था, वहीं एक इंसान था जिसने उनके अंदर ज्ञान की एक चिंगारी देखी। वो थे उनके पति, ज्योतिराव फुले। वो समझ गए थे कि सावित्रीबाई कोई साधारण महिला नहीं है। और इस तरह परिवार और समाज की नजरों से छिपकर खेतों की छांव में भारत की पहली महिला शिक्षिका की पढ़ाई शुरू हुई। ज्योतिराव उनके पहले गुरु बने। जब सावित्रीबाई उनके लिए खाना लेकर खेत आती थीं, तब वो उन्हें पढ़ाते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। लेकिन देखिए, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। जब उनका ये राज खुला तो उन्हें सजा भी मिली, पर यही सजा एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बन गई। जैसे ही परिवार को यह पता चला कि ज्योतिराव अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। जरा महसूस करके देखिए उस पल को, जब आपके अपनों ने ही आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हों। उन्होंने अपना घर तो खो दिया, लेकिन उन्हें पूरे समाज को बदलने की आजादी मिल गई। जब अपनों ने साथ छोड़ा तो कुछ फरिश्तों ने हाथ थामा। ज्योतिराव के दोस्त थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख। उन्होंने न सिर्फ दोनों को रहने के लिए अपना घर दिया, बल्कि उनके इस मिशन में उनके साथ खड़े हो गए। और हाँ, फातिमा शेख सावित्रीबाई की पहली सहयोगी बनी। सिर्फ 17 साल की थीं सावित्रीबाई जब उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। लेकिन स्कूल खोल देना एक बात थी, और उस स्कूल तक रोज पहुंचना वो एक अलग ही जंग थी। सचमुच एक जंग। जो लोग महिला शिक्षा के खिलाफ थे, वो हर दिन उन पर हमला करते थे। रास्ते में उन पर पत्थर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था, यहां तक कि सड़ी हुई सब्जियां और गंदगी भी फेंकी जाती थी। और उनका जुर्म बस इतना था कि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। लेकिन इस रोज रोज के अपमान का उन्होंने जो हल निकाला, वो उनकी हिम्मत की कहानी कहता है। वो अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदल लेती थीं और फिर बिना रुके, बिना झुके अपना काम करती रहती थीं। ये उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा प्रतीक था। और उनकी ये हिम्मत, ये मेहनत रंग लाई। 1848 में फातिमा शेख के घर में पहला स्कूल खुला। और देखिए, 1851 तक उन्होंने 3 स्कूल खोल दिए थे, जहां 1500 से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही थीं। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी उनके काम को पहचाना और 1852 में उन्हें सम्मानित किया। ये इस बात का सबूत था कि एक छोटी सी चिंगारी अब एक मशाल बन चुकी थी। देखिए, सावित्रीबाई की लड़ाई सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक ही नहीं थी। ये लड़ाई थी हर इंसान के सम्मान और बराबरी के हक के लिए। उन्होंने क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे समाज को बदलने का बीड़ा उठाया था। एक तरफ था वो समाज और उसकी क्रूरता। विधवाओं के बाल काट दिए जाते थे, उन्हें समाज से निकाल दिया जाता था। जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्हें तो सार्वजनिक कुएं से पानी तक लेने की इजाजत नहीं थी।
और दूसरी तरफ थीं सावित्रीबाई और उनका विद्रोह। उन्होंने बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय गृह खोला और अपने ही घर के आंगन में एक कुआं खुदवाया, जिसका पानी हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति पी सकता था। उनकी दया और करुणा की एक मिसाल तो ऐसी है जो दिल छू जाती है। एक गर्भवती विधवा थी जो समाज के डर से आत्महत्या करने जा रही थी। सावित्रीबाई ने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि उसके बच्चे यशवंत राव को गोद ले लिया और उसे पढ़ा लिखाकर एक डॉक्टर बनाया। अब इस पूरे काम को, इस पूरी मुहिम को एक ढांचा देने के लिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका सीधा सा मकसद था शिक्षा और सामाजिक न्याय के जरिए समाज में बराबरी लाना। सावित्रीबाई की पूरी जिंदगी सेवा और संघर्ष का नाम थी और उनका अंत भी इसी रास्ते पर हुआ। उनकी कहानी का जो आखिरी अध्याय है वो उनके सर्वोच्च बलिदान को दिखाता है। साल था 1897। एक नई और जानलेवा चुनौती ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरे महाराष्ट्र में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी ने हाहाकार मचा दिया था। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन सावित्रीबाई चुप बैठने वालों में से कहाँ थी। उन्होंने अपने बेटे यशवंत, जो अब तक डॉक्टर बन चुके थे, उनके साथ मिलकर मरीजों के लिए एक क्लिनिक शुरू किया। वो खुद बीमार लोगों को, बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर क्लिनिक तक लाती थीं और एक दिन एक ऐसे ही बीमार बच्चे को ले जाते समय वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं। 10 मार्च 1897 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सावित्रीबाई फूले ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे कल के लिए लगा दी जिसे वो खुद कभी देख नहीं पाईं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी आज की जो दुनिया है, उसकी नींव में ऐसे और कितने गुमनाम नायक और नायिकाओं का बलिदान छिपा है। आज हर क्लासरूम में जो गुड मॉर्निंग मैम की आवाज़ गूंजती है, वो सावित्रीबाई के उसी संघर्ष का सबसे बड़ा सम्मान है।